बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मुबारक हो पाकिस्तानियों, आज आपका अबूरी जो वज़ीर आज़म है उसका नाम आ गया है। काफ़ी दिनों की मेहनत और सोच विचार के बाद अनवारुल हक काकड़ साहब का पर्ची निकली है। और 3-4 दिन से ये ड्रामेबाजी देख रहे थे कि राजा रियाज साहब के पास टाइम नहीं है, राजा रियाज साहब वज़ीर आज़म साहब के पास जा रहे हैं, शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ राजा रियाज साहब के पास बैठा हुआ है, सोशल मीडिया पे तस्वीरें फेंक रहे थे। मतलब कैसा ये ड्रामा कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, इस दलदल में फूंक के भी हमें ड्रामे दिखा रहे हैं अभी तक। राजा रियाज की हैसियत क्या है बेचारे की? ये वही राजा रियाज है जो अपनी पार्टी से लौटा हुआ और उसके बाद आके असम्बली में बैठ गया और उसे ओपोजिशन लीडर बना दिया गया। ये वही राजा रियाज है जो आज से 2 महीने पहले कह रहा था कि वज़ीर आज़म आप तो हमें पहचानते नहीं हैं, वज़ीर दाखिला तो हमें पहचानता ही नहीं है। तो हिस्ट्री में ये पहचाना ही नहीं जाएगा इंशाल्लाह राजा रियाज। लोटों की कोई कदर नहीं है हिस्ट्री में। और राजा रियाज साहब से मैं देख रहा था, बहुत सारे बड़े हमारे अक्लमंद एंकर जो हैं राजा रियाज साहब से पूछ रहे थे किसका नाम निकलना है। ये तो राजा रियाज को क्या, मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ को नहीं पता था किसका नाम निकलना है। मतलब कि ये बाप पार्टी से आया है, काकड़ साहब आए हैं, तो फिर बाप ने ही नाम देना था ना। इन बेचारों को क्या पता किसका नाम निकलना है और किसका नहीं निकलना। हमेशा झूठ बोला आवाम से, हमेशा धोखा दिया आवाम को, हमेशा ड्रामेबाजी दिखाई गई आवाम को। आप ये देखें, इस असेंबली ने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए। जहां मैंने अगले दिन कहा कि महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 75 साल के इन्होंने कानून साजी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 दिन में 58 कानून पास हुए। 2 दिन में 58 कानून, वैसे तो उन्होंने 90 के करीब किए हैं। 2 दिन में 58 कानून पास हुए और उस पर कोई बहस नहीं हुई, उस पर कोई एतराज नहीं लगा। यार इन्होंने पेपर्स रबड़ स्टैंप बना दी पकड़ के असेंबली, और आइन को तो इन्होंने बना दिया एक रद्दी की टोकरी बना दी है कि ना कोई इनको पूछने वाला ना बताने वाला। और जो ये मैं कहता हूं, वो पहले तो कहते थे ना बारूदी सुरंगें बिछा के जाती है हर गवर्नमेंट, और ये जो हाइड्रोजन बम और एटम बम बिछा के गए हैं, इसके असरात अभी आपने और हमने भुगतने हैं। झूठ क्या बोला गया आवाम से? इसहाक डार साहब आ रहे हैं जी बाहर से। इसहाक डार साहब को आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। ये वही इसहाक डार है जिसने एफिडेविट दिया था नवाज शरीफ के खिलाफ कि वो मुझसे मनी लॉन्ड्रिंग करवाता रहा। ये वही इसहाक डार है जो अदालतों का मफरूर था, उसको हम पे वजीर खजाना बना के मुसल्लत किया गया, उसको मफरूर को बाहर से पीएम के त्यारे पे लाया गया। ये वही इसहाक डार है जिसके बारे में ये मुख्तलिफ लगड़ बगड़ कहते होते थे कि इसहाक डार आ गया तो डॉलर जो है वो रिवर्स लग जाएगा, डॉलर 100 रुपए पे आ जाएगा, पेट्रोल को रिवर्स लग जाएगा, पेट्रोल 150 से नीचे आ जाएगा, गैस को रिवर्स लग जाएगा, एलपीजी को रिवर्स लग जाएगा, तमाम जरूरत की अशिया को रिवर्स लग जाएगा। मुझे तो ये डर पड़ गया था कि इसहाक डार आ गया तो जो पिछले 2-3 साल में बच्चे पैदा हुए हैं वो भी ना रिवर्स हो जाएं, जहां से आए हैं वहां ना चले जाएं। वो इसहाक डार ने क्या तमाशा किया लोगों के साथ आके, क्या इस कौम के साथ खेल खेला गया। अब मजबूरी ये है कि एक खौफ की फिजा पैदा कर दी गई है इस मुल्क में। इस महंगाई में, इस जुल्म में कोई निकलने को तैयार नहीं है। और खौफ तो खैर इनका कसूर नहीं है, ये हमारे माँ बाप का कसूर है कि हम छोटे होते थे तो वो कहते घरों बाहर ना निकली बहू आ जाएगा, घर से बाहर ना जाना बहू पकड़ लेगा। तो भाई अब महंगाई में अपने घर में बैठ के मरो, बाहर ना निकलना, बहू आ जाएगा। अपने बच्चों को मारो, जिबा करो, लेकिन घर से ना निकलना क्योंकि बहू आ जाएगा। खुदकुशियां करो, अपनी इज्जतें बेचो, लेकिन घर से नहीं निकलना क्योंकि बहू आ जाएगा। और बहू आता देखा है लोगों ने, और वो बहू ने बताया है कि मैं बहू हूं। अब उस बहू के डर से अगर हमने अपनी आवाज भी नहीं उठानी, अब उस बहू के डर से अगर हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल का भी नहीं सोचना, अगर उस बहू के डर से अगर हमने कि ये भी नहीं देखना कि हमारे साथ बीत क्या रही है, कि हमारे साथ कर क्या रहे हैं। आप डेली बेसिस पे, अगर बहुत सारे मेरा पाकिस्तान के 60% लोग वो हैं जो डेली बेसिस पे आटा लेते हैं, मतलब कि वो कट्ठा 10 किलो या 20 किलो नहीं ले सकते, वो डेली बेसिस पे घी लेते हैं, पत्ती 30 रुपए के लिए, डेली बेसिस पे चीजें बढ़ रही हैं और आगे फेंक के जा रहे हैं। अब हमें इनके जो अबूरी सेटअप आ रहा है उसके पास, और जितने भी तजिया नगार और बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े जो बुलियार किस्म के लोग मुख्तलिफ चैनलों पे बैठे हुए हैं, वो हमें ये अंदिया दे रहे हैं कि हो सकता है जी ये सेटअप साल चले, हो सकता है जी ये सेटअप 2 साल चले, हो सकता है जी ये सेटअप 3 साल चले। मतलब कि कोई फ्रेम है ही नहीं, कोई रोड मैप है ही नहीं, कोई सिलसिला है ही नहीं, करना क्या है, मुल्क ठीक कैसे होना है, मुल्क को चलाना किसने है।
ایک بندے کے خوف سے الیکشن گیا, سارا کچھ گیا, آئین گیا, قانون گیا. خدارا اس چیز پہ ذرا سوچیں, آپ عوام سوچیں. یہ ہمیشہ یہ بڑے لوگ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اور ہمارے مختلف جو طاقتور ادارے ہیں وہ بھی, اور جو ہمارے ججز ہیں وہ بھی, اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو عوام ہے کہاں؟ عوام تو مر گئی ہے. عوام کو تو سانس لینے کے قابل نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے, اور اب کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو پھر خدارا کوئی عوام کے مطلب کے فیصلے کر لیں. اگر کوئی ذاتی ینائیں کہیں پہ اڑی ہوئی ہیں اسے ختم کر دیں. اگر کوئی ذاتی اختلافات سیاسی ہیں تو اسے ختم کر لیا جائے. اگر کوئی ایسے معاملات ہیں کہ کسی پہ لائن پھر گئی ہے یا کسی پہ کراس لگ گیا ہے اس پہ نظر ثانی کر لیں. لیکن اس ملک کا بھی سوچیں, یہ ملک کس طرف جا رہا ہے, مطلب لوگ کس طرح کے ٹرینڈ چلانے شروع ہوئے ہیں. میں نے تو پچھلی سپیچ میں بھی اپنے پچھلی سپیچ میں کہا ہے کہ بھائی یہ ٹرینڈ کم از کم میں بھی پی ٹی آئی کا ورک کروں, مجھے قبول نہیں ہے کہ 14 اگست کا ٹرینڈ جو چل رہا ہے جی 14 اگست نہیں منائی جائے گی. بالکل منائیں گے ہم 14 اگست. ہم ہر وہ ایونٹ منائیں گے جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ 6 ستمبر ہے, چاہے وہ 14 اگست ہے, چاہے جو بھی ہے. لیکن کچھ فیصلے بڑوں کو بھی سوچنے پڑیں گے, کچھ ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ملک کس دہانے پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے. عدلیہ کا وقار زیرو ہو گیا ہے, عدلیہ کو اڑا کے رکھ دیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ کہاں ہے جی 14 مئی کو الیکشن والا؟ کس آئین کی بات کر رہے ہیں, کس کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جب یہ سارا کچھ اوپر ہو رہا ہے تو میرے جیسا, آپ جیسا, ہم جیسے عام پبلک کیا سوچے گی کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو میں ابھی بھی ہاتھ باندھ کے ان طاقتور اداروں سے کہتا ہوں کہ خدارا ابھی بھی دیکھیں اس ملک میں جہاں جس کی غلطی ہے وہ تسلیم کرے. میری غلطی ہے میں تسلیم کروں, آپ کی غلطی ہے آپ تسلیم کریں, لیکن اس ملک کو کسی ایسے ٹریک پہ چڑھا دیں کہ جو ہماری آنے والی نسلیں بچ جائیں. تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں. ہمیں بالکل ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا, 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. بالکل نہیں ٹھیک ہونے والے یہ حالات, بالکل نہیں ٹھیک ہونے والے. یہ میں نے آپ کو کہا نا, یہ ہائیڈروجن اور ایٹم بم کی پہلے تو بارودی سرنگیں تھیں, اب اسی کی سرنگیں بچھ گئی ہیں کہ اب تباہی نظر آ رہی ہے. کوئی حالات معیشت کے نہیں نظر آ رہے کہ معیشت نے اوپر جانا ہے. حالات اس طرح کی نظر نہیں آ رہے کہ پیٹرول بجلی کی قیمتیں کم ہونی ہیں. نہ اس طرح کی نظر آ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں آسانی سے لوگوں کے وسائل کے مطابق ہو جانی ہیں. تو خدارا میری اپیل ہے ان تمام اداروں سے, ان تمام طاقتور حلقوں سے بھی, اور جو ادارے جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں جو بڑے لوگ, ان سے بھی ہے کہ اس چیز پہ سوچیں اور اس ملک کا سوچیں اور اس غریب عوام کا سوچیں. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.